चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के तीसरे चैप्टर जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे, जिसके लेखक है मैक्स मुलर। मतलब इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न उत्तर को हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में इस चैप्टर की जो सारांश था, जो बेसिकली बातें थी, वो सारा मैं समझा चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे विनती करना चाहूंगा ये कि देखो बाबू, जब तक इस कहानी इस चैप्टर के आप सारांश को नहीं पढ़ेंगे तब तक ये प्रश्न उत्तर भी आपको नहीं समझ में आने वाला है। इसलिए जाकर थोड़ा वीडियो लंबा है, लेकिन एक बार जाकर सारांश को देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि आप वो सारांश एक बार देख लेंगे ना, तो ये क्वेश्चन आंसर अपने आप बन जाएंगे। ये वीडियो शायद देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन चलिए इस वीडियो में हम लोग जो प्रश्न उत्तर है जरा सा उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, पहला क्वेश्चन है समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? देखो, कहने का मतलब है कि समस्त भूमंडल मतलब पूरी दुनिया में, इस भूमंडल में, इस संसार में जितनी भी मतलब देश है, सबसे सुंदर देश कौन है? भारत है। ध्यान देंगे तो समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? देखो, लेखक जब भारत में आए और भारत का दर्शन किए तो उन्होंने देखा कि जो भारत देश है वो एक दूसरे को मतलब एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है, वो अपनी ओर खींचने का काम करता है। और उन्होंने ये भी देखा कि दुनिया की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो भारत में नहीं मिल सके, दुनिया का कोई ऐसी संपदा नहीं है जो भारत में नहीं मिल सके। इसी कारण से वो बोल रहे हैं कि भारत जो है ना, भारत की जो सुंदरता है वो एक दूसरे को खींचने की ओर है। यहाँ की जो धरती है वह स्वर्ग है, धरती पर ही स्वर्ग दिखाई देता है। इसी कारण से बोलते हैं कि भारत जो है ना, मतलब भारत जो है ना, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे? इतनी बातें याद होगी, याद करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ समझने की आवश्यकता है। लिखिएगा बस इतनी बातें कि जो भारत देश है वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, जिस प्रकार प्रेमी प्रेमिका अपनी ओर खींचते हैं कि आओ। देखो, कहने का मतलब है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर तरह की, लिखना बस इतना लिखना आपको कि भारत में हर तरह की वस्तुएं मौजूद है, हर तरह की समस्याओं का हल मौजूद है और भारत एक दूसरे की ओर खींचती है। इसी कारण से लेखक बोलते हैं कि समस्त भूमंडल में, पूरी दुनिया में और प्राकृतिक सौंदर्य से लेकर प्राकृतिक संपदा तक भारत में ही मौजूद है। बस इतनी बातें आपको लिख देनी है। अब प्रश्न नंबर 2 देखो, लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो आपको लिखना है ये, लेखक कहते हैं कि सच्चे भारत के दर्शन मुंबई और चेन्नई या कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, ये जो शहर है ना, इनमें नहीं हो सकता है। सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि गांव में ही भारत माता की आत्मा निवास करती है। ठीक है ना, जब आप सारांश देख लेंगे ना इस चैप्टर्स का, भारत से हम क्या सीखे, तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। नहीं तो अभी बता रहा हूं तो आपको बकवास लग सकती है। ठीक है, थोड़ी ही बातें समझ में आएगी, ज्यादा नहीं। तो पहले जाकर उस सारांश को देखो। ठीक है, आगे भारत को पहचान सकने वाले, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 2 तो हो गया। भारत को पहचान सकने वाले दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है? आपको ये बताना है तो क्यों है। देखो, भारत को पहचानने के लिए सबसे ज्यादा दृष्टि की आवश्यकता किनको है? तो यूरोपियन लोगों को है। क्यों है? क्योंकि जब भारत की एक समस्याओं का हल होगा ना, तो यूरोपियन लोगों के सारे समस्याओं का हल हो सकता है। क्योंकि भारत का जो इतिहास है, इतिहास का एक पेज, भारत के इतिहास का एक अध्याय संपूर्ण दुनिया के इतिहास के, संपूर्ण इतिहास के बराबर हो सकता है। यानी यहाँ का जो इतिहास है उसका एक अध्याय लेकर चलो और दूसरे देश का संपूर्ण इतिहास लेकर चलो, वो सब आपस में बराबर होते हैं। मतलब भारत का जब एक समस्या का हल होता है तो संपूर्ण देश के अनेक समस्याओं के हल अपने आप हो जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर है कि भारत को पहचान सकने वाले दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों है? प्रश्न नंबर 3 है, किताब भी खोलकर बैठिए। तो आंसर लिखना है कि भारत को पहचान सकने वाले दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है। क्योंकि जब भारत में एक समस्याओं का हल होता है तो यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याएं अपने आप हल हो जाते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 4, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है? क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो, लेखक बोलते हैं कि दैवत विज्ञान, चाहे वनस्पति विज्ञान, चाहे जीव जंतु विज्ञान, चाहे राजनीति दुनिया, चाहे कानून व्यवस्था संबंधित बातों का ज्ञान लेना हो, तो जब इन सारी बातों का जो पुरातत्व विज्ञान भी आप लेकर चल सकते हैं। मतलब इस दुनिया में जितना भी ज्ञान है, जितना भी आप ज्ञान लेना चाहते हैं, उन सभी ज्ञान को यदि आप जानना चाहते हैं तो भारत को आपको जानना पड़ेगा, भारत में आपको आना पड़ेगा, भारत में आकर नया सिकंदर बनना पड़ेगा। तब जाकर आप क्या हो सकते हैं, मतलब तब जाकर आप पूरी तरह से विकसित हो सकते हैं। जैसे सर विलियम जोन्स की बातें करते हैं लेखक कि सर विलियम जोन्स यहाँ पर आए तभी तो जाकर वो नई नई खोज करना स्टार्ट किए। शायद भारत में नहीं आते तो वो नहीं कर पाते। सर विलियम जोन्स की भी क्वेश्चन एक दी गई है, मैं बताऊंगा आपको। तो 4 नंबर है, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का ज्ञान आवश्यक बताया? तो आपको सिर्फ मतलब क्षेत्र बताना, कौन कौन से क्षेत्र के लिए। तो लेखक बोलते हैं कि वनस्पति विज्ञान, चाहे जीव जंतु विज्ञान, चाहे साइंस का कोई भी विज्ञान, चाहे दैवत विज्ञान, चाहे पुरातत्व विज्ञान, चाहे राजनीति दुनिया, चाहे कानूनी व्यवस्था, या भारत का विकास करना हो, चाहे खोजकर्ता से संबंधित ज्ञान हासिल करना हो, तो उन सभी ज्ञान के लिए आपको भारत में आना पड़ेगा और उन सभी के लिए भारत का ज्ञान ही आवश्यक है। और इसके सिवा कहने का मतलब है कि किसी और देश में जाओगे तो ये सारे ज्ञान आपको नहीं मिलेंगे। यानी भारत में हर तरह के ज्ञान मौजूद है। तो बस आप 2-4 लिखिएगा कि मतलब जो लोग
जो लोग पुरातत्व विज्ञान, दैविक विज्ञान, चाहे जीव जंतु विज्ञान, चाहे वनस्पति विज्ञान, चाहे राजनीति विज्ञान, चाहे जो भी ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, उन सभी के लिए भारत का ज्ञान आवश्यक है। उन सभी को अपने देश से इस देश में आनी चाहिए और ज्ञान हासिल करनी चाहिए। ठीक है। 5 नंबर, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित कौन सी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिए हैं? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्यों भी है। देखो, लेखक ये बोलते हैं, लेखक कहते हैं कि जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था, तब उसे बनारसी के पास से 172 दाइश नामक सोने के सिक्के मिले थे। अब बेचारे बड़ा बनने के चक्कर में वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि वो 172 दाइश नामक सोना का जो सिक्का था, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी का जो डायरेक्टर था, जो निर्देशक था, उसकी सेवा में भेज दिया, ताकि वो समझेंगे ना कि जो वारेन हेस्टिंग्स है वो बहुत ईमानदार है, एकदम चोर चाऊ नहीं है। ऐसा नहीं हम लोग के देशों में होता है, एकदम ईमानदार बनने के चक्कर में लुटा जाते हैं। ज्यादा ईमानदार भी नहीं बननी चाहिए, ज्यादा चोर भी नहीं बननी चाहिए। देखिएगा, ज्यादा ईमानदार बनोगे, लोग आएंगे दो चार चिमटा लगा के भगा देंगे। देखो, तो ईमानदार भी ज्यादा नहीं बनो, ईमानदार बनो, अपने प्रति बनो। कहने का अपने प्रति बनो। अब चोरी करने के लिए मैं नहीं सिखा रहा हूँ कि ज्यादा चोरी करो, ईमानदार नहीं, अपने प्रति ईमानदार बनो, ज्यादा ईमानदार नहीं बनना आपको। ठीक है ना। एक बात भी सुनेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। हाँ सही है, ईमानदार बनो, अपने प्रति एकदम ईमानदार बनो। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वारेन हेस्टिंग्स अपने आप को बड़ा बनने के चक्कर में क्या किया, सोनवा भेज दिए ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक के पास, जिसका नाम था मंडल। ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्देशक जो उस समय था, डायरेक्टर जो था, उसका मंडल था। अब वो जो था ना, इतना ना बुर्बक था कि वो समझा कि ये आलतू फालतू सिक्का, इसको गला दिया जाए, यही में भलाई है। वो क्या किया, उस सिक्कों के गला दिया। जब वारेन हेस्टिंग्स वहां पर पहुंचे, जब उनको मालूम चलेगा सिक्का वो गला दिया गया, तब उनको बहुत अफसोस होता है, बड़ी दुखता है। वो कहते हैं कि ये सोना इतना ज्यादा सोना था ना कि एक देश को शायद खरीद सकता था। वो कौन कहते हैं, वारेन हेस्टिंग्स कहते हैं। तो लेखक इसका चर्चा इसमें क्यों किए हैं? लेखक चर्चा इसलिए किए हैं ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं नहीं घटे, इतना सोना कोई गला नहीं दे कि उस सोना का कीमत समझे कोई। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित कौन सा दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया। तो लिखिएगा ये कि लेखक जो है ना, वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला इस प्रकार दिया है। चाहे आप ये भी लिखिएगा कि वारेन हेस्टिंग्स जब भारत का गवर्नर जनरल था, तब उसे बनारसी के पास से 172 दाइश नामक सोने के सिक्के मिले थे। अब वो सोने का सिक्का वारेन हेस्टिंग्स ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर, निर्देशक जो था मंडल, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल की सेवा भेज देते हैं, ताकि अपने आप को बड़ा साबित कर सके। लेकिन वो निर्देशक जो था वो सोने की महत्ता को समझ नहीं पाया, उसको वहीं पर गला दिया। जब वारेन हेस्टिंग्स वहां पर पहुंचे तो इनको इस घटना का मालूम चला, तो उनको बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। ये घटना इसलिए दी गई है ताकि भविष्य में ऐसी कोई दोबारा घटना नहीं घट सके। देखो, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया और क्यों दिया? इसलिए दिया है क्योंकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न घट सके। अब देखो 6 नंबर, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है। अब देखो, लिखना ये बात है, सारी बातें सांस में मैं बता चुका हूँ। ठीक है ना। यहाँ पर प्रश्न उत्तर को सॉल्व कराऊं, जाकर पहले उस वीडियो को देखो यार, नहीं देखोगे नहीं समझ में आएगी, एकदम नहीं समझ में आएगी। वो भी क्या, एक सीरियल टाइप का, मूवी टाइप का। अब मान लो कोई आप मूवी देखते हैं तभी ना आप कहानी को समझते हैं। अब लेकिन आजकल के जो बच्चों सब मूवी नहीं देखता है, वो तो देखता है कि कौन कैसन कपड़ा पहन रहा है, कैसे मचक के चल रहा है। सबकी बात कर रहा हूँ। लड़का हीरोइन का ड्रेस देखेगा और लड़की देखेगा कि कौन कौन सा एकदम कैसी स्टाइल हीरो मार रहा है, सब फाय वही सब। देखो, तो लेखक जो है नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीय अवदान को किस तरह रेखांकित किया। तो बस इतना लिखिएगा कि लेखक कहते हैं कि भारत जो है ना, नीति कथाओं के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। वो कुछ ऐसे नीति कथाओं का निर्माण किया जो पूरे देश में क्या होगा, प्रचलित हो गया। आज भी भारत कुछ ऐसे नीति कथा बनाता है जो पूरे देशों को मानना पड़ता है। जैसा कि संस्कृत से संबंधित कुछ ऐसे नीति कथाएं हैं जो पूरे देश क्या करता है, मानता है और मानते हुए चलता है। ठीक है ना। तो देखो, संस्कृत सारी भाषाओं का अगर जाए तो बस इतनी बात आपको लिखना है कि नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीय अवदान की चर्चा क्यों करते हैं। अब देखो, जो मैक्स मुलर है वो अंग्रेजी नहीं है, सॉरी, ये जर्मन के रहने वाले हैं, जर्मनी भाषा के मतलब ये जानते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। कैसे? संस्कृत वहां पर होगी तब ना अध्ययन किया। देखो बाबू, बात सीधी सी है कि नीति कथा के क्षेत्र में लिखना, बस इतना लिखना कि नीति कथा के क्षेत्र में हमारा भारत आगे रहा है। क्या, शुरू से ही आगे रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसी नीति है, कुछ ऐसी कथाएं बनती रही जिसको पूरा देशों को मानना पड़ेगा। तो कथा का मतलब तो आप सुने होंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि से तिहुलो को उजागर, चाहे क्या पढ़ते हैं कि जय जय संतोषी माँ, चाहे कोई भी आप मतलब कथा आप सुनते हैं, या शादी ब्याह होता है तो उस समय कथा गाता है सब पूरा का पूरा पचरा, या पंडित जी बैठ के कराते हैं एकदम झूठों का आऊँ करते हैं, वो भी तो एक कथे ना होता है। तो यहाँ पर कथाएं, चाहे नीति की बात करते हैं, अब चाणक्य की बात करते हैं। अब चाणक्य भी कुछ ऐसे नीति, कूटनीति
साम दाम दंड भेद अप्लाई किए कि जो आज पूरी दुनिया मानता है, तो कहाँ से सब भारत से ही बने हैं। तो नीति हो चाहे कथा हो, सब में कौन है आगे? आगे आपका भारत देश है। और यही से नीति कथा है, हमेशा पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण आते रही हैं, सारे देश से क्या किए, सीखते रहे हैं भारत से। तो बस इतनी बातें लिखेंगे आप यहाँ पर कि नीति कथाओं के क्षेत्र में शुरू से ही भारत आगे रहा हो, नीति हो चाहे कथा हो, सब में भारत आगे रहा है। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि चाणक्य का जो नीति था वो आज पूरी दुनिया को मानना पड़ता है। भारत की कुछ ऐसी कथाएं हैं जो पूरे देश को मानना पड़ता है। देखो, जब भी आंसर लिखो ना, किताबी भाषा का मत लिखो। हाँ, किताबी भाषा ही मैं समझा रहा हूँ, लेकिन अपनी भाषा में कन्वर्ट करके मैं आपको पूरा का पूरा समझा दे रहा हूँ सिंपल भाषा में। तो अपना भाषा लिखने की ज्यादातर कोशिश करो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखना। अब देखो आगे क्वेश्चन 7 नंबर, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण क्या मिलते हैं? तो मैंने बता दिया था साइंस में कि भारत जो है ना, उसका व्यापारिक संबंध शुरू से यूरोप के साथ रहा। व्यापारिक मतलब व्यापार उपार करना है। व्यापारिक संबंध का मतलब ये नहीं होगा कपार पर बोझा ढोना है, ये कोनो व्यापारिक संबंध नहीं होता है। अभी तो आप बच्चे अभी से बोझा ढोने लगेगा तो गला पचक जाएगा, मुँह करने जो है ना पचक जाएगा साफ एकदम। देखो, तो कहने का मतलब है कि भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध आपको दिखाना है। तो बस इतने लिखेगा कि भारत का यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध पुराना रहा है, बहुत पुराना रहा है। जैसे बाइबल में कही गई है कि भारत जो है ना, वो यूरोप से हाथी के दांत, बंदर के दांत, चाहे चंदन की लकड़ियाँ, ये सब निर्यात करते रहता है। तो यही सब क्या है, प्राचीन पौराणिक प्रमाण है, और ये दर्शाते हैं कि भारत का संबंध यूरोप से बहुत पुराना रहा है। अगला क्वेश्चन, भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए मतलब लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है, स्पष्ट करना है। देखो, मैंने स्टार्टिंग में उसमें भी ये सारी बातें बताया था कि जो भारत का ग्राम पंचायत है बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यह बहुत तरह की समस्याओं क्या करता है, हल कर देता है। भारत की जो ग्राम पंचायत है, गाँव के जो पंचायत होता है हमेशा मुखिया ही होता है, फिर होने वाला है गाँव का मुखिया होता है ना, नाम सुने कि नहीं, हर गाँव का मुखिया होता है। हर शहर में भी क्या होता है, शहर का भी एक मुखिया होता है। देखो, कहने का मतलब ये है बाबू, जेल में भी कभी गए हो, जेल में कभी, देखो जेलों में क्या होता है, एक टीम चलता है, वहां पर भी कैदियों का सब मुखिया होता है सब, उसके नाम में पुलिस छोड़ देता है कि तुम्हारे जेल में कौन कैदी क्या कर रहा है, फलान ठेका सब तुमको नॉलेज रखना है। उसी प्रकार हम लोग पंचायत का भी एक मुखिया होता है। तो ग्राम पंचायत उनके लिए आवश्यक है, लेखक बोलते हैं किस अर्थ में, तो ध्यान देखना, अनेक समस्याओं को हल करने के लिए ग्राम पंचायत की यूज करते हैं। बस आपको ये लिख देना है कि अनेक समस्याओं के, गांवों के, समाज के समस्याओं को हल करने के लिए ग्राम पंचायत जरूरी है। अब किन के लिए महत्वपूर्ण ग्राम पंचायत बताएं, तो बस इतना लिखेगा कि जो व्यक्ति अपने आप का विकास करना चाहता है, जो समाज का विकास करना चाहता है, जो कानूनी दुनिया में जाना चाहता है, जो राजनीतिक दुनिया में पैर रखना चाहता है, उन सभी के लिए ग्राम पंचायत को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ग्राम पंचायत में तरह तरह के नियम कानून है, वो सब जो जान लेंगे उनके लिए वो क्या है ना, भारत में बहुत आगे चले जाएंगे। तो किनके लिए ग्राम पंचायत महत्वपूर्ण है, तो बस इतने लिखेंगे, जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो समाज का विकास करना चाहते हैं, जो कानूनी व्यवस्था को जानना चाहते हैं, जो राजनीतिक दुनिया में पैर रखना चाहते हैं, उनके लिए भारत का ग्राम पंचायत बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धर्मों के दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, ये भी बातें उसमें चर्चा की गई थी। तो धर्म के दृष्टि से लिखना है कि भारत बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भारत में कोई अनेक समस्याएं या कोई भी समस्याएं आती है, तो यहाँ के जो भी धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब आपस में मिल जाते हैं और उस समस्या का डट कर सामना करते हैं। अब एग्जाम्पल देना हो तो लिख देना, पुलवामा हत्या, जब पुलवामा हत्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए, तो यहाँ के सारे धर्म के लोग बिखला गए कि अब पाकिस्तानी को नहीं छोड़ना है। हालांकि पाकिस्तानी हम लोग का कोई दुश्मन नहीं, वो अपना ही भाई है। उन देश आजादी के बाद वो क्या हो गया, अलग हो गया, छट गया। ठीक है, आगे देखो, अब भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, तो लिखेगा आंसर कि भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। क्योंकि भारत में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसका आज हल होगा, अतीत में हल होगा, तो वो भविष्य में भी हमारे संग काम करता है। तो इस तरह से भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी मैं यूट्यूब चला रहा हूँ ना, यूट्यूब चला रहा हूँ, तो इससे मेरा आज भी जो है ना काम हो रहा है, आज का भी इनकम बढ़ रहा है, और भविष्य में तो और ज्यादा होगा, कभी रुकने वाला नहीं है। तो भारत में ही भारत ही एक ऐसा देश है जो अतीत अभी को भी जोड़ता है और भविष्य को भी, दोनों को मिलाकर चलता है। ठीक है ना, मतलब अतीत में काम करेंगे तो भविष्य में आप क्या हो जाएंगे, मतलब सक्सेस हो जाएंगे। अब मान लो कि आपको कुछ ना कुछ बनना है, कि भाई देखो आप विद्यार्थी हो और आप आपका भी कुछ ना कुछ सपना होगा, गोल होगा, ड्रीम होगा, लक्ष्य होगा, उसको आप प्राप्त करना चाहते होंगे, तो आज मेहनत करेंगे तब ना भविष्य में आपको मिलेगा। अब मान लो कई लोगों को देखता हूँ, उन लोगों को पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है, मतलब कहता है लोग कि साल भर पढ़ लिया, सक्सेस नहीं मिला, छोड़ देते हैं, बुर्बक होता है सब। देखो, पढ़ाई पढ़ते रहो यार, एक ना एक दिन कभी ना कभी तुमको सक्सेस मिल ही जाएगी, एकदम मिलना ही है। जो लोग पढ़ाई के मामले में रहे हैं वो कुछ ना कुछ कर गए, कुछ ना कुछ आगे बढ़ गए। आज जौन पढ़ाई को छोड़ दिया वो इंसान लो लेवल में आना स्टार्ट हो गया। इसलिए बाबू पढ़ो, बढ़िया से इतना जोर से पढ़ो कि साला मैट्रिक में एकदम एग्जाम तूर के लिए, ताकि आगे इंटर में
सर उठा कर कहे कि हाँ भाई हमने जेपी में पढ़ा था, जेपी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किया था, सर से एकदम सर उठा कर कह सके। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो। तो यहाँ पर धर्मों की दृष्टि से भारत का, यहाँ पर भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, तो लिखना भारत में ऐसे अनेक समस्याएं मौजूद है जिसका अतीत में हल होगा तो भविष्य में भी हमारे वो काम आता है। इस तरह से पता चलता है कि भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन कि मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषता बतलाई है, कौन सी विशेषता और महत्व बतलाई है। तो बस इतनी बातें लिखना है कि जो मैक्स मुलर है वो कहते हैं कि संस्कृत जो है ना सभी भाषाओं का अग्रजा है। संस्कृत क्या है, तो सभी भाषाओं का अग्रजा है। ठीक है, तो लेखक यही कहते हैं कि संस्कृत जो है सभी भाषाओं का अग्रजा है। जैसे देख लीजिए मतलब अग्रजा है, सारे देश को संस्कृत भाषा मानकर चलते हैं और अनेक देशों से संस्कृत भाषा मिलने का काम करता है। जैसे हम लोग अग्नि को संस्कृत है, आग को संस्कृत में अग्नि कहते हैं, वही लैटिन भाषा में इग्निस और लिथुआनियन भाषा में क्या कहते हैं, उग्निस कहते हैं। तो यहाँ पर जो अंतिम स आ रहा है, जैसे अग्नि का विसर्ग स आ जाएगा और उसी प्रकार इग्निस चाहे उग्निस, ये सब क्या करते हैं, टच करते हैं, यानी संस्कृत भाषा को गुरु कहा जा सकता है। तो आपको लिखना क्या है, तो बस इतना लिखना है कि संस्कृत जो भाषा है वो सभी भाषाओं का गुरु चाहे अग्रजा चाहे भाई है। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल हम लोग संस्कृत में चूहा को मूस कहते हैं, संस्कृत में चूहा को क्या कहते हैं, मूस कहते हैं, लेकिन लैटिन भाषा में मूसी कहते हैं, मतलब डंटी वाला सा लगता है, और ग्रीक भाषा में मूसी कहते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है ना मैक्स मुलर बोलते हैं कि संस्कृत जो है ना बहुत महत्वपूर्ण और बहुत पौराणिक भाषा है। ये जो मतलब अपने आप का विकास करना चाहते हैं उनको संस्कृत भाषा की ज्ञान कम से कम होनी चाहिए। तो संस्कृत भाषा की विशेषता आप समझ गए। देखो संस्कृत भाषा की विशेषता अच्छी तरह समझ गई, मैं समझ गए आप लोग। देखो कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति अपने आप का विकास करना चाहता है या किसी भी चीज में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, चाहे खोज करता हो चाहे किसी भी दुनिया में जाना चाहता हो, उसके लिए संस्कृत बहुत जरूरी है। संस्कृत जानना पड़ेगा क्योंकि संस्कृत तरह तरह के ज्ञानों को, प्राचीनतम तत्वों को अपने अंदर छुपा कर रखा है। जैसे अभी एग्जाम्पल में बताया था कि मान लो कि आग है, आग को हम लोग संस्कृत में अग्नि कहते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, इग्निस कहते हैं, और लिथुआनियन भाषा में उग्निस कहते हैं। तो इस तरह संस्कृत सभी भाषाओं से मिलते रहता है और इसका महत्व तो यही है कि जो व्यक्ति संस्कृत को जान लेगा वो समझो कि बहुत आगे चला जाएगा, वह तरह तरह की खोजों में, तरह तरह की विज्ञान दुनिया में आगे चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, संस्कृत और दूसरी भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को क्या लाभ हुआ। जब लोगों ने संस्कृत और दूसरी भाषाओं का अध्ययन करना स्टार्ट किया तब उनके बीच पारिवारिक संबंध बनना स्टार्ट हो गया। बस इतनी बातें लिखना है। अब देखो कैसे, मान लो मैं संस्कृत जानता हूं और आप भी संस्कृत जान गए किसी और देश का रहने वाले हैं, तो अब एक दूसरे का भावनाओं को हम लोग समझ सकेंगे, एक दूसरे के साथ हमारा दिल मिल सकता है, तब वहां पर क्या करें, हम लोग संबंध बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है संस्कृत और दूसरी भाषाओं का जब अध्ययन करी गई तो पूरी जगत को क्या लाभ हुआ। तो संस्कृत और जब दूसरी भाषाओं का अध्ययन की गई तो लिखना, जब संस्कृत और दूसरी भाषाओं का अध्ययन किया गया तब लोगों के बीच संबंध स्थापित होने लगे, क्योंकि लोग एक दूसरे की भावना को समझने लगे। जब एक दूसरे की भावना को समझने लगे तो क्या किए, अपना संबंध स्थापित करना स्टार्ट कर दिए। अब जैसे मान लो हम लोग जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, एक बार गए थे पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में तो हिंदी तो चलता ही है क्योंकि हम लोग का ही ना वो सब भाई था ना। तो जब गए तो वहां की एक लड़की जो थी ना, वो क्या कर इनको पसंद कर ली पूरा का पूरा। अब बोली कि मैं आपको पसंद कर लिया, अब मैं आपसे शादी करूंगा। अभी बोलते हैं कि ठीक है तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो कर लो। तो वो लड़की बोलती है कि मैं फलाना आदमी का बेटी हूँ, बहुत बड़ा आदमी का, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है ना, बस इतनी बात है। वो लड़की बोलती है कि आप जितना दहेज मांगेंगे ना, जितना दहेज मांगेंगे मैं आंख मूंद कर दे दूंगा। अब एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं ठीक है दहेज देना तो पूरे पाकिस्तान को हमारे दहेज में दे दो। अब लड़की एकदम मुंह नीचा कर लेती है, पूरा का मुंह सुखराती नहीं बना लेती है, करने लगती है। देखो हम लोग के देश में ऐसे बड़े बड़े क्रांतिकारी ना हुए कि जो पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया को हिला कर रख दिए, पूरी दुनिया को हिला कर रख दिए। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छपरा जिला के रहने वाले थे, इन्होंने भी क्या किया, पूरी दुनिया को हिला कर रख दिए। ये दोनों हाथों लिखने का काम करते थे। तो अपने देश में कुछ ऐसे ऐसे क्रांतिवीर सपूत जन्म दिए जिन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। ठीक है, तो समझ में आ गई बात है कि संस्कृत और दूसरी भाषाओं के अध्ययन से ही हम क्या किए, एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे के देश के लोगों को क्या किए, देश के लोगों से बातचीत करने लगे। अब मान लो कि आप अमेरिका के या कहीं भी या पाकिस्तान की रहने वाला, पाकिस्तान का कोई और भाषा हो और हम लोग का संस्कृत भाषा है और वो अपना भाषा बोलो मैं अपना भाषा बोलूँ, तो क्या समझ पाएंगे? क्या हम दोनों के बीच कुछ संबंध स्थापित होगा? नहीं। जब तक वो मेरी बात को नहीं समझेगा, जब तक मैं उसकी बात को नहीं समझूंगा, तब तक हम लोग के बीच कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी आयात निर्यात नहीं होने वाला है, कुछ भी संबंध स्थापित होने वाला नहीं है। संबंध तभी स्थापित होगा जब हम लोग सारी भाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो वही संस्कृत और दूसरी भाषा का जब अध्ययन करी गई तो क्या लिखेंगे, जब संस्कृत और दूसरी भाषाओं का अध्ययन किया गया तब लोगों के बीच संबंध स्थापित होने लगे, क्योंकि लोग एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे की भावनाओं को जानने लगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो,
लेखक ने भारत के लिए नोंगतुक अधिकारियों को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया और क्यों? देखो, लेखक ने नोंगतुक मतलब होगा नए अधिकारियों को, जो नए अधिकारी आने वाले हैं दूसरे देश से अपने देश में आने वाले हैं। लेखक बोलते हैं कि जिनको जो जो अधिकारी दूसरे देश से होकर अपने देश भारत में आते हैं उनको सर विलियम जोन्स की तरह सपने देखनी चाहिए, क्योंकि सर विलियम जोन्स जो सपने देखे थे वो भारत में ही आकर पूर्ण हुआ। क्योंकि भारत ही एक ऐसी देश है जहाँ पर अनेक समस्याओं का हल है, हर ज्ञान यहाँ पर मौजूद है, हर तरह का ज्ञान मौजूद है। कोई ऐसा विषय नहीं है जिसका यहाँ पर ज्ञान नहीं मिले भारत में। भारत में कुछ ऐसे ऐसे परमाणु तत्व मौजूद है जिसको देखने के बाद इंसान जो होता है ना जागृत हो जाता है, मतलब जो है ना यहाँ पर तरह तरह की ज्ञान मौजूद है। तो लेखक बोलते हैं कि जो नए अधिकारी है उनको किसकी तरह सपने देखनी चाहिए, तो बस इतनी बातें लिखेंगे। नए जो अधिकारी आते हैं भारत में उनको सर विलियम जोन्स की तरह सपने देखनी चाहिए। इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि जब तक सर विलियम जोन्स भारत में नहीं आए थे तब तक उनके सपने साकार नहीं हुए थे। उन्होंने जो सपना देखा वो भारत में आए, भारत में ज्ञान हासिल किए, उसके बाद उनके सारे सपने पूरे होने लगे। तो जो नए अधिकारी आते हैं उनको सर विलियम जोन्स की तरह सपने देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक वो उनके जैसे सपने नहीं देखेंगे तब तक वो, मतलब देखो बाबू, सीधी सी बात है, सर विलियम जोन्स सपने बहुत सारे देखे थे। आज आप भी बहुत सारे सपने देखे हैं और चाहते हैं कि पूरा करूं, लेकिन पूरा कब होंगे? जब उसके लिए तैयारी करेंगे, उसके लिए ज्ञान हासिल करेंगे, और वो सब ज्ञान कहाँ मिलेगा? तो भारत देश में ही मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सर विलियम जोन्स की तरह सपने देखो, और उनका सपना तब पूरा हुआ जब वो भारत देश में आए। और आप भी यदि भारत देश में आते हो तो यहाँ के हर तरह के ज्ञान को हासिल करो। यहाँ के पोजीशन, परिस्थिति, स्थिति और पौराणिक तत्वों, चाहे जो भी चीज है, सबको क्या करो? हासिल करो, तब जाकर तुम्हारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो लेखक ने भारत के लिए नोंगतुक अधिकारियों को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया और क्यों किया? तो इतना लिख रहा है कि जो नए अधिकारी है उनको सर विलियम जोन्स की तरह सपने देखनी चाहिए, क्योंकि सर विलियम जोन्स के सपने तभी पूरे हुए जब वो भारत में है। क्योंकि भारत एक ऐसी ज्ञान का केंद्र है जहां पर हर तरह का ज्ञान मौजूद है, और सर विलियम जोन्स का भी जो ज्ञान है यहीं पर आकर पूर्ति, मतलब यहीं पर उनको रियल में ज्ञान मिला, और उसी ज्ञान के सहारे ये पूरी दुनिया में अपनी हाहाकार मचा दिए। तो इतना लंबा आंसर लिखेंगे नहीं, बस आपको इतनी बातें लिखना है कि हमें सपने सर विलियम जोन्स की तरह देखनी चाहिए। इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि भारत में ही हमारे आने पर सारे समस्याएं का हल हो सकता है। बस इतने लिखना है। नया सिकंदर, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? क्या ऐसा कहना उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करो। देखो, लेखक नया सिकंदर किसे कहते हैं? जो लोग दूसरे देश से अपने देश में आते हैं, ऐसे ही नहीं आना बेकार फालतू में, तब तो कोनो वैल्यू नहीं करेगा, पूरा का पूरा मारेगा ला तब भगा देगा सब। देखो, कहने का मतलब है नया सिकंदर किसे कहते हैं? तो दूसरे देश से जो लोग इस देश में आते हैं सीखने के लिए, भारत देश में आते हैं सीखने के लिए, उन लोगों को, उन अधिकारियों को, उन सीखने वाले लोगों को लेखक नया सिकंदर कहते हैं। क्यों? क्योंकि लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार सिकंदर यहाँ पर संबंध स्थापित करना चाहता था, इस देश को जीतना चाहता था, उसी प्रकार का आज भी देश ये मौजूद है। वही देश आज भी भारत ही है। आज भी यहाँ पर गंगा से लेकर सारी तरह के सिंधु नदियां सब मौजूद है, और आज भी ये ज्ञान का केंद्र बना हुआ है जिसका नाम है भारत। तो जो लोग, नए लोग अपने देश में आ रहे हैं, वो नया सिकंदर, उनको लेखक कहते हैं। ऐसा कहना उचित है, हाँ, क्योंकि पुराने वाला भारत ही आज भी है। आज भी भारत जो ना पुराने से बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है। जिस प्रकार पुराने स्वयं भारत पूरा विद्या का केंद्र और हर तरह से हर चीज का केंद्र था, उसी प्रकार आज भारत हर चीज का केंद्र बना बैठा है। ठीक है, तो नया सिकंदर किसे कहते हैं? तो लिखेंगे दूसरे देश से जो नए नए लोग सीखने की लालसा लेकर आते हैं उनको लेखक नया सिकंदर। सीखने की जरूरी है कि सीखने की ही लालसा से आते हैं, खोज की भी दृष्टि से आ सकते हैं, मतलब राजनीतिक दुनिया की भी दृष्टि से आ सकते हैं। तो लेखक कहते हैं कि जो दूसरे देश से अपने देश में या तो सीखने की दृष्टि से, या खोजने की दृष्टि से, या किसी और काम की दृष्टि से आते हैं, तो उन्हें लेखक कहते हैं कि ये नया सिकंदर है। ऐसा कहना उचित है। क्यों? क्योंकि सिकंदर अपने भारत से संबंध, सिकंदर का मतलब समझ रहे हैं ना। और देखो, सिकंदर जो था ना, पूरे मतलब देश को जीतना था, रियल में वो सारा देश को जीत लिया था, भारत में ही आके हार गया। इसलिए हार गया क्योंकि भारत बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है, इतना दिमाग लगाता है, थोड़ा कोई सही लूट लेगा लो, भारत का लोग बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है। कौन आगे बढ़ना चाहे तो देखिए लोगों का उसका टंगड़ी धोकर पीछे खींच लेगा। अब सिकंदर को देखा लो कि आगे बढ़ रहा है, साला ये आगे बढ़ेगा तो हमको फिर गुलाम बना लेगा। तो क्या किया यहाँ का लोग, उसका टंगड़ी धोकर खींच दिया, बेचारा जब खींच दिया तो पटका गया पूरा का पूरा। तो लेखक कहते हैं, तो देखो सिकंदर की बात करते हैं, तो सिकंदर जो है ना, उसका टांग खींचने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, चाणक्य था, जिसको राजनीतिक दुनिया का गुरु कहा जाता है। साम दाम अर्थ सारा नीतियां लगा दिया था, और उसी नीति से उस सिकंदर को मार के भगा दिया पूरा का पूरा। ऐसे नहीं मारा उसको, लाठी का मारा, गोली का मारा, तलवार का मार नहीं मारा, सिर्फ दिमाग का मार मारा। आप भी आगे बढ़िएगा तो देखिएगा गाँव के लोग क्या करेंगे। यहाँ के लोग इतना तर्क बुद्धि लगा देंगे, दिमाग लगा देंगे कि आप पढ़ना लिखना सब छोड़ दीजिएगा, जाकर प्लेट साफना स्टार्ट कर, जिंदगी भर प्लेट साफ करते रहिए। जब प्लेट साफ करने का काम करेंगे तो मेहरारू आएगी तो आपसे चूल्हा चौकी करवाएगी, आटा सनवाएगी। इसलिए बाबू कहता हूं पढ़ लो, नहीं पढ़िएगा तो बस दिक्कत हो जाएगा।
तो लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा? तो लिखेंगे जो दूसरे देश से अपने देश में आते हैं कुछ सीखने की लालसा लेकर, कुछ खोजने की लालसा लेकर, उन्हें लेखक नया सिकंदर कहते हैं। और कहते हैं कि हाँ, नया सिकंदर उनको कहना उचित है। क्यों? क्योंकि पुराने वाला भारत आज भी भारत बना बैठा है, वही भारत आज भी भारत है। ऐसा नहीं कि भारत खोखला हो गया, नहीं। जो जिस उस पुराने समय में जो गंगा सिंधु मौजूद थी, वो गंगा सिंधु आज भी भारत में मौजूद है और आज भी भारत ज्ञान का केंद्र बना बैठा है। तो इस तरह से आप 15 क्वेश्चन समझ गए होंगे पूरी तरह से, ठीक है ना? तो ध्यान से सारी बातों को आप समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। याद मत करिएगा, याद नहीं करना, रटना ही नहीं है, सिर्फ समझना है। क्योंकि एग्जाम में रटी हुई चीजें नहीं, सिर्फ समझी हुई चीजें याद आती है। इसलिए रटना छोड़ो और पढ़ना स्टार्ट करो। और सबसे बड़ी बात है कि इन सारे जो पॉइंट्स है इस पर थोड़ा सा जाकर डिस्कस करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि सारी बातें आपको समझ में आई है कि नहीं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग ठीक इसके अगला चैप्टर जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसकी भी सारी बेसिकली बातें हासिल करते हुए फिर मिलेंगे।